जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे गणित से पूछे गए प्रश्नों को। गणित में बाल विकास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर आज मैं आया हूं। तो आज का टॉपिक है गणित की प्रकृति। ठीक है, चैप्टर का नाम है गणित की प्रकृति। इससे मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। पहला सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। ठीक है, निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है, यानी गणित का नेचर क्या है, गणित का स्वभाव क्या है। तो ऑप्शन है या अलंकारिक है, या तार्किक है, या कठिन है, या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। देखिए, यह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह तार्किक है। ठीक है, कठिन वाला जो बात है ये नेगेटिव सेंस में आता है, जो कि सीटेट में या कोई भी टेट में नेगेटिव सेंस का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो यह तार्किक है, इसको याद रखिएगा, यह तार्किक है। गणित एक तार्किक प्रकृति का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है हागवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, या बेंजामिन पेरिक ने। तो देखिए इसका आंसर होगा बेंजामिन पेरिक। बेंजामिन पेरिक ने यह कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन जो है, यह कथन कहा था आपका बेकन ने। बेकन ने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे गणित के नियम व निष्कर्ष क्या होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष, देखिए गणित का जो नियम है वो है आपका न वस्तुनिष्ठ है, न सार्वभौमिक है, न वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों ही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गणित का निष्कर्ष जो है तो वो तार्किक होता है। ठीक है, गणित का नियम और निष्कर्ष क्या होता है, वो तार्किक होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तार्किक निष्कर्ष होता है। चलिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो गणित शिक्षण की योजना विधि की युक्त परिभाषा किसने दी है। तो देखिए यह जो परिभाषा दिया था, यह परिभाषा दिया था आपका किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो गणित शिक्षण की योजना विधि की युक्त परिभाषा किलपैट्रिक ने दिया था। तो याद रखिएगा, सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा किसने दी है, तो किलपैट्रिक ने। चलिए अगला है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य। चलिए आगे 7 नंबर कि यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। युक्त दृष्टिकोण किसका है। तो यह जो दृष्टिकोण दिया था, यह दृष्टिकोण दिया आपका शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, शिक्षा नीति 1986 का है। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर की गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है गणित की प्रकृति एवं संरचना में। तो देखिए गणित की प्रकृति एवं संरचना में जो विशेषता पाई जाती है वो है गणित एक रसहीन विषय है। गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है, गणित एक रसहीन विषय है, याद रखिएगा। अगला सवाल कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गणित शिक्षण में शिक्षक को आनंद की प्राप्ति ना हो। ठीक है, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, इस पर ध्यान देना है। मानसिक शक्तियों का विकास हो, इस पर ध्यान देना है। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को। सबसे पहले है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को, ठीक है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, तो इसका उचित उपागम क्या है।
कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित उपागम क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि वस्तु के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है, ये इसका गुण है। ठीक है, आगे देखिए कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो कौन सा आकलन निर्देश होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि 5 जोड़ 3, तो इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। ठीक है, कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। चलिए मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। आगे चलिए, आगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करते हैं। किस पर सहायता करते हैं? तो ये सहायता करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न। तो देखिए खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है? तो ऑप्शन 1, आपको 15 से 3, ठीक है, आपको 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। देखिए सवाल खुला अंत वाला प्रश्न, तो आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे, यही खुला अंत वाला प्रश्न है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। वो आंसर हो जाएगा एकीकृत संगतता सिद्धांत पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एकीकृत संगतता सिद्धांत पर। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, या संकल्पनाओं और अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इसमें हो जाएगा संकल्पना, प्रोत्साहन दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड है। अगला देखिए, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तीसरा, 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। चौथा, आयतों के बारे में आपको जो भी गणित जानकारी है बताइए। तो देखिए इसमें जो प्रश्न किया है, ठीक है, इसमें जो प्रश्न किया है उसके अनुसार कूट जो दिया है, ठीक है, वो क्या कह रहा है। कूट कह रहा है कि आपका ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ठीक है, ओ ए और सी क्या है, ए और सी ये बंद सिरा वाला प्रश्न है, बी और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है।
20 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिए सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो संबंधित नहीं है ये है आपका संरक्षण, ठीक है। बाद बाकी मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेश ये प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित है। चलिए अगला, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो गणित अध्यापन को अगर प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिए प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना ये एक विशेषता है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना यह भी विशेषता है। लेकिन एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ठीक है, कठोरता वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, इसको आंसर में नहीं मारिएगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये तो इसकी विशेषता है। आगे, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है, बंद सिरे वाला प्रश्न। तो देखिए बंद सिरे वाला जो प्रश्न होता है वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 है, ये बंद सिरे वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए आगे, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। तो हम परामर्श दे देंगे कि वर्ष की अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।